हाँ तो चलिए अब फोर्स, वेट और मास के बाद अब हम प्रेशर पे आते हैं कि प्रेशर क्या है ना। कभी अपने काठी को हथौड़े से दीवार पे ठोका है ना, जिसको अज्यूम की जाए काठी के तौर पर। काठी का जो होता है पॉइंट, ऐसे जो उसका जो मेन पॉइंट होता है जिससे हम अंदर की तरफ ठोकते हैं हथौड़ी से, वो काफ़ी पतला होता है ना। तो हम लोग इस तरीके से जब हथौड़ी के जरिए इसको हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाता है। बट एक काम करें, हम इसको ऐसे उल्टा करते हैं। अब बताइए, उल्टा करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो जो हथौड़ी है, जो नेल है, उसका जो ये सरफेस होता है, ये थोड़ा सा चपटा होता है, सर्कल टाइप का ना। तो इस पर अगर मैं फोर्स लगा इसको मारूं, इस पॉइंट को अंदर की तरफ ले जाने के लिए वॉल के अंदर, मैं इसमें जितना भी फोर्स लगा लूँ ये अंदर नहीं जाता है, दिक्कत होती है काफ़ी। आखिर ऐसा क्यों, ये चीज़ क्यों? चलिए मैंने ऐसा तो मारा, ये पॉइंट आपका चला गया इस सरफेस से मारा तो, बट जब मैं उल्टा किया इस पॉइंट पे मैं मार रहा हूँ हथौड़े को, तो ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है इस नेल के जो पॉइंट है इसके जरिए अप्लाई किया गया प्रेशर की वजह का। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो नेल का जो पॉइंट है ये काफ़ी छोटा, यानी इसका एरिया बहुत कम हो जाता है इसके मुकाबले में। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है वॉल के ऊपर, जिसकी वजह कर ये अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ क्या हो जाता है, पुश हो जाता है, हमारा फोर्स लगाने से अंदर की तरफ वो पुश हो जाता है। बट ये इसके मुकाबले में ये ज़्यादा एरिया लेता है, जिसकी वजह कर ये कम प्रेशर देता है। तो कम प्रेशर की वजह करके अंदर जा नहीं पाता, समझे। तो प्रेशर एक्चुअली कुछ नहीं है, प्रेशर भी हमारा फोर्स से ही डिफाइंड होता है। इसलिए मैंने फोर्स पर उतना लंबा लेक्चर दिया है। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर कोई चीज़ कितना प्रेशर अप्लाई करे किसी चीज़ पर, मतलब अगर किसी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या एरिया कितना ले रहा है, वो एरिया को ले लेना है अपने को। जैसे कि इस नेल वाले एग्जांपल में मैंने ये लिया, आपका ये पॉइंट आपका कम एरिया लगा रहा था, ये ज़्यादा, जिसकी वजह कर ये तो इस साइड से ठोकने पर ये अंदर चला गया, बट इस साइड से ठोकने पर ये अंदर नहीं जा रहा था। क्यों? एरिया की वजह कर। अगर मैं हमारा एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को मैंने P से डिनोट किया है। परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है जब भी हम नेल कैसे मारते हैं, देखिए परपेंडिकुलरली मारते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा नेल हो गया आपका काटी, ये हमारा आपका हथौड़ा जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। SI यूनिट उसका न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। जैसे PA से डिनोट किया जाता है, Q से पास्कल बोलते हैं, क्योंकि ब्लेस पास्कल नाम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हाइड्रोडायनेमिक्स में काफ़ी वर्क किया है, उनका बहुत योगदान है इस फील्ड में। इस वजह कर उनको सम्मान देने के लिए इस न्यू यूनिट को पास्कल नाम दिया गया, और कोई रीज़न नहीं, बट उनको सम्मान देने के लिए ये किया गया। ठीक है, अब बताइए, मैंने बताया कि एरिया, जैसे नेल का जो पॉइंट था उसका एरिया कम था, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहा था। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रखूँ, मैं फोर्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मार रहा हूँ मैं आपको, जितना फोर्स से मैं इस साइड पे मार रहा था उतना ही फोर्स से मैं इधर भी मारता हूँ। मैंने फोर्स को कांस्टेंट रखा, फोर्स चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, एरिया और प्रेशर। तो क्या एरिया कम होने की वजह प्रेशर में क्या ये पड़ेगा। ये मैथमेटिकल एग्जांपल समझते हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू से। ऊपर वाला देखिए जो न्यूमरेटर है, ऊपर जो होता है बेटा उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, मतलब जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और जिससे डिवाइड कर तो उसको नीचे रखते हैं। तो जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैंने उस नंबर को चेंज नहीं किया, वो डिजिट को, बट जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो चेंज कर रहा हूँ। नीचे देखिए, नीचे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। तो नीचे जैसे जैसे बढ़ रहा है ऊपर का वैल्यू देखिए कम हो रहा है। पहले है 0.6, 0.5, 0.43, 0.37। तो जैसे जैसे मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता चला गया। यानी कि अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो एरिया के बढ़ने पर प्रेशर हमारा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जितनी ज़्यादा एरिया होगी प्रेशर उतना कम अप्लाई होगा, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा अप्लाई होगा। यही वजह था कि जो नेल का जो पॉइंट है इसका एरिया काफ़ी कम होता है, इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं इस पर तो ये आराम से ठुक जाता है दीवार में, बट इसका एरिया ज़्यादा है तो ये नहीं ठुकता है दीवार में ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी, क्योंकि एरिया ज़्यादा ले रहा है, वो प्रेशर कम अप्लाई करेगा। ड्रिल मशीन को देखिए, ड्रिल मशीन बेसिक एग्जांपल, ड्रिल मशीन का अगर आप पॉइंट देखोगे तो उसका भी एरिया काफ़ी कम होता है। कुल्हाड़ी देख लो, कुल्हाड़ी,
जो कुल्हाड़ी जो होता है, ये सामने का पॉइंट है वो काफ़ी शार्प होता है आपका, बहुत ज़्यादा पतला। इसके एरिया कम होता है, इसको वजह कर लकड़ी वगैरह काटने में आसानी होती है। इसके अलावा नाइफ़ का एग्जांपल ले लेते हैं हम। नाइफ़ जो हमारा होता है आपका, थोड़ा तो बहुत गंदा बन रहा है। अब नाइफ का एग्जांपल लो। नाइफ अगर आप देखोगे छुरी को, तो दोनों साइड आपको फर्स्ट टाइम देखने में सेम लगते हैं, बट जिस साइड से हम फल वगैरह को या उसको काटने में यूज़ करते हैं, उस साइड को गौर से देखने पर हमें दिखेगा कि उसमें स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल बने होते हैं इस साइड, इस तरह के। क्यों बने होते हैं कि इस तरह के स्मॉल रेक्टेंगल बनने से क्या होता है कि इस साइड का ये देखो एरिया कम हो गया। पहले ये पूरा इतना एरिया लेता, बट ये रेक्टेंगल बनाने की वजह, अगर अब एरिया कम हो गया, एरिया कम होने की वजह क्या हुआ, हमने जिस चीज़ को काटना है, फल काटना है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, इस वजह कर उसको इस तरीके का शेप दिया जाता है। एरिया कम हो तो जिसका एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर हमारा ज़्यादा अप्लाई होगा। वेरिएशन का अगर मेरा लेक्चर अब नहीं देखा तो उसको आप जल्दी से जाके देखिए। ये अगर आपका वेरिएशन का कंसेप्ट पहले से क्लियर है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वहाँ फोर्स को कांस्टेंट रख दूँ, वो कांस्टेंट है, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू था, इसको हम ऐसे कह देते हैं 1/a। तो इस कांस्टेंट को हम हटा करके, जैसे वेरिएशन में क्या कहते थे, वेरिएशन का साइन हटा करके कांस्टेंट देते थे, तो जस्ट उल्टा भी किया जा सकता है उसका, जो कांस्टेंट उसको हटा करके हम वेरिएशन का साइन दे देंगे। मतलब अगर फोर्स हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और एरिया में इन्वर्सली रिलेशन होगा। एरिया कम करने पर प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ने पर प्रेशर हमारा कम लगेगा। क्लिनिक ऑल क्लियर ना, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी तो हम जितने एग्जाम्पल देखे सारे ज़्यादा प्रेशर्स के देखे हैं ना। अब थोड़ा लो प्रेशर की बात करते हैं कि लो प्रेशर अगर हमें कोई दे रहा है तो वो हमारा कैसे बेनिफिट होगा हमारे लिए। शू जो होता है, सुनो शू को देखे होगे बट पहने शायद नहीं होगा, क्योंकि सुनो यहाँ मिलता नहीं है चलने के लिए, उस पर कैसे चलोगे। सुनो शू गूगल पे सर्च मारोगे, सुनो शू ऐसे नॉर्मल जो शू होता है, नॉर्मल जो शू हमारा होता है उसका जो ये नीचे का जो पार्ट होता है लेस, इसमें देखोगे यहाँ थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल पार्ट बना रहता है हल्का हल्का। गौर करोगे चप्पल में भी देखोगे कुछ डिजाइंस बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है डिजाइंस? कहते कि वो नीचे का जो सरफेस एरिया है चप्पल या जूते का वो कम कर दे और वो कम कांटेक्ट में आए आपका नीचे ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ वो कम कांटेक्ट में आए। जितना कम कांटेक्ट में आएगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और आप उतना अच्छे से चल पाओगे। एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा। अब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो आप ज़मीन के साथ अच्छे से पकड़ बना के रख पाओगे, है ना। बट इसका उल्टा किया जाता है। अगर ये जूते पहन के आप चल जाओ स्नो में तो वहाँ पे धंस जाओगे ज़मीन के नीचे। ये बालू पे चलोगे तो धंस जाओगे। क्यों? वहाँ पे आपको ऑलरेडी चलने में दिक्कत है कि ये आपका एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, आप नीचे धंस जाओगे। बट इसी चीज़ को हटा दिया जाता है। स्नो जो शू यानी कि बर्फ़ वगैरह पे चलने के लिए जूते बनाए जाते हैं, हटा दिया तो उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह कर प्रेशर कम अप्लाई होता है, जिसकी वजह कर आप इजीली आइस वगैरह के ऊपर चल पाते हो, आइस या बालू वगैरह के ऊपर, समझे। तो हाई प्रेशर के भी बेनिफिट है और लो प्रेशर के भी बेनिफिट है, दोनों ही अपनी जगह पे यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये था ओवरऑल हमारा प्रेशर, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद छोटा सा बच गया वॉल्यूम और डेंसिटी, उसको पढ़ा के लेक्चर खत्म। हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम जो हमारा है, ये मैंने क्लासिकल डिफिनेशन लिखा है, इसका कोई मैथमेटिकल डिफिनेशन ये नहीं है, ये क्लासिकल डिफिनेशन है, ये हर जगह वैलिड है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एयर, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इन एयर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वह स्पेस में जितना जगह ले रहा है वही उसका वॉल्यूम है। जैसे डस्टर को देखो, हमारे चारों तरफ एयर है, हम चारों तरफ हवा से घिरे हुए हैं। अब इसको मैंने यहाँ रखा तो इस ऑब्जेक्ट ने अपने आसपास के सारे एयर को डिस्प्लेस करके हटा करके इसने यहाँ पे अपना जगह बनाया। तो जितना जगह इसने ये बनाया है स्पेस में, यही इसका वॉल्यूम है। आया समझ में? यही इसका वॉल्यूम है। ये जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो जितनी जगह मैंने यहाँ ले रखी है हवा में, पूरा हवा को जब मैंने डिस्प्लेस किया है, उस हटा के जितनी जगह मैंने ली है, ये मेरा खुद का वॉल्यूम है। ये हो गया इसका डिफिनेशन की बात। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको हम लोग, जो ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये आपका हर जगह वैलिड होगा। एरिया
इंटू हाइट। आपको किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर मालूम करना है तो आप उस चीज़ का पहले एरिया निकाल लो और फिर उसकी हाइट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे सिंपल हम देखते हैं। मैच बॉक्स देखो, माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा कैसा शेप का होता है? वो 2 रेक्टेंगल से बना होता है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये क्या हो गया? क्यूबॉइड। 2 रेक्टेंगल को मिलकर जो ये शेप बनता है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो अगर हमको इस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का शेप का अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो इसका हम सबसे पहले लेंगे एरिया की, आखिर कितना एरिया ले रहा है। तो एरिया क्या है? जिसका बेस होता है नीचे के साइड में। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस मोबाइल जो डस्टर को देखो, इसका भी देखो जो बेस है ये रेक्टेंगल है आपका। तो ये रेक्टेंगल ही जितना आपका नीचे ज़मीन पे है, जितना जगह लेकर के, ये तो इसका एरिया हुआ। तो पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर ये जो इसका हाइट है ना, ये जो इसका हाइट है इतने दूर तक, इस हाइट को देखेंगे, इसका एरिया जितना आएगा उसको इसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इस डस्टर का वॉल्यूम मिल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे। तो इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ ना, या भूल गया सब? याद कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब इसका हाइट, हाइट यहाँ मान लेते हैं एच है इसका, यहाँ से यहाँ तक हाइट। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V। तो L इंटू बी, ये आपका क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, तो LBH। अब देखोगे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये यही होता है, आता है यही से, ठीक है, यही सारी चीज़ें। तो वॉल्यूम बस इतनी से होता है। वॉल्यूम क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ हवा में जितनी जगह घेर रही है वो उसका खुद का वॉल्यूम है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप उसका देखिए, उसका एरिया कितना है, उसके एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइट उसी का लेना है जिसके एरिया लिए हो। ऐसा नहीं हाइट डस्टर का ले रहे हो और एरिया बोर्ड का ले लिए, तो फिर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, वो तुम ही जानो। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी का मैं डायरेक्ट पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, नोट्स में सारे इन डिटेल डिफिनेशन सारे डिटेल में रहेंगे, ठीक है। डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का जो मीनिंग होता है सिंपल होता है, पहला घनापन है ना, घनापन। अब जैसे देखो कि हमारा क्या बोले, जैसे एप्पल को देखो, सेब को कैसा सवाल है, सेब देखे खाई भी होगी। तो सेब जो होता है हमारा, सेब को पानी में डुबाओ तो पानी में डूबता नहीं है पूरा, बट उसकी जगह पे आम को डुबाओ तो आम डूब जाता है। ऐसा क्यों? सॉलिड तो दोनों है, बट एक नहीं, एक डूबता है पानी में और एक नहीं डूबता। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है डेंसिटी, मतलब उसके अंदर जो मैटर उसका घनापन कम है। फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट ले लो, एक फॉरेस्ट में यहाँ पर आपका कुछ 4 ट्रीज़ है, यहाँ पे एक रास्ता है जहाँ पे आपको रास्ते में यहाँ पर आपका ऐसे कुछ 4 ट्री मिले हैं, और एक आपका कोई एक रास्ता या जंगल जो भी मान लो, इसमें आपके यहाँ पर आपके ठीक उसके डबल यानी कि 8 पेड़ यहाँ पे मौजूद है। तो अब ज़रा मुझे बताइए कि आपको इस रास्ते से जाने में आसानी होगी या इस रास्ते से जाने में आसानी होगी? बताइए तो। यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ कम है। डेंसिटी बने घनापन यानी कि ज़्यादा भीड़ है कि नहीं। अब किसी सड़क में भीड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो क्या वहाँ से आप आसानी से निकल पाओगे? नहीं ना। तो यहाँ पे भी नहीं निकल पाओगे। जितना ज़्यादा घनापन होगा आपको वहाँ से जाने में उतनी दिक्कत होगी। यानी कि कोई चीज़ जितना ज़्यादा घना होता है वो उतना ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि सॉलिड होता है। जैसे ये जो सॉलिड है आपका, ये पूरा आप इसको ऐसे कंप्रेस करो, ऐसे दाबने की कोशिश करो, ये कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से पूरा कॉम्पैक्ट, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में, ये सारे आपस में बहुत ही जोड़ मजबूत है, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है आपस में। यही चीज़ है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अंदर से जितना घना होता है, मैंने उसके मॉलिक्यूल जितने आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, जितना उनका रिश्ता मजबूत है, उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है और वो उतना जल्दी डूबेंगे
है ना, रिश्ता में जो डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे, मतलब यही है। तो इसी चीज़ को हमने डिफाइन करते हैं मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि वो चीज़ जगह कितना घेर रहा है, ये चीज़ जगह कितना घेर रहा है भैया, और फिर इसका मास, क्योंकि अंदर तो ये मास ही ना एक जगह एक साथ है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट मतलब कैसा भी यूनिट ले लो, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम ले लो, अब देखो कि उसमें कितना मास है, तो वही हमारा डेंसिटी को बता देगा। इसको हम अगर यूनिट में लिखें तो SI यूनिट होता है मास का kg, और वॉल्यूम का SI यूनिट कितना होता है, वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। समझ गए। तो मास डेंसिटी का क्या यूनिट हो गया, इसको कैपिटल D से डिनोशन दे देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर। क्यूब, इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में पैमाइश करते हैं, क्यूब में। वो देखो अभी जो हमने लिखा था उसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये तीनों क्या है, एक तरह का लेंथ तो सारा तो मीटर में मेजरमेंट होता है, तो 3 मीटर एक साथ मिलेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू क्यूबिक मीटर, इसलिए क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम का यूनिट आपका। ठीक है, तो डेंसिटी यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। CGS में लिखना चाहते हो, ये आपका SI में हो गया, CGS में लिखना है तो भाई CGS में हम लोग मास लेते हैं ग्राम में, और इसको लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये CGS हो गया और ये आपका SI हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको डेंसिटी का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जो फंडामेंटल जो 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उनके बारे में डिटेल। ये पूरा लेक्चर तो काफ़ी बड़ा हो गया समझ रहा हूँ मैं, लेकिन काफ़ी ज़रूरी था ये इन डिटेल बताना आपको। तो आप इसको नहीं समझ आए दोबारा वीडियो को देखिए रिवाइज करके, और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप क्लास से भी देख करके नोट्स बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यहाँ तक ये ख़त्म, जाओ ना अब क्या।